सो हाय एवरीवन, वेलकम टू विशाल एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट आसाम हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से हम समझने वाले हैं सोर्सेज के बारे में, मैथोलॉजिकल पीरियड के बारे में, बर्मन डायनेस्टी के बारे में, सालस्तंबा डायनेस्टी के बारे में, पाल डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, और अदर्स और भी कई सारे मतलब राजाओं ने या किंगडम्स ने यहाँ पर शासन किया था, उनके बारे में पूरी तरीके से समझने वाले। जिस टाइम पीरियड को एंशिएंट आसाम हिस्ट्री के टाइम पीरियड में कंसिडर किया है, उस टाइम के बारे में पूरी तरीके से डीपली समझने वाले। तो जो भी बच्चे स्पेशली एपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो बच्चे इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो, ताकि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने बनाया है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो जो भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन आया है, उन सभी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो भी बच्चे स्टेट लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो बच्चे पूरी तरीके से लास्ट तक देखो, तो आपको एक तरीके से पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर आप लोग सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और लाइक करो, ऑब्वियसली लाइक करो, लाइक करने से हमें मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हम और भी मतलब आप लोगों के लिए क्लास कराने के लिए हम मतलब जितना हो सके जल्दी ट्राई करेंगे। तो लाइक करके जितना हो सके, इस वीडियो में मैंने टारगेट रखा है 100 लाइक्स का रखा है। ठीक है, 100 लाइक मुझे मतलब होने पड़ेंगे नेक्स्ट पार्ट्स बनाने के लिए। तो जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं पर भी आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो और साथ ही आज की अगर क्लास का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन करके आप लोग विशाल एकेडमी आपको सर्च करने से मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से आज का क्लास का जो पीडीएफ है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही वहाँ पर और भी कई सारे फ्री ई बुक्स वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं, वो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले एंशिएंट आसाम हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में। कोई भी अगर हमको हिस्ट्री जानना है तो उसके लिए हमें सोर्सेस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हिस्ट्री हमें कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले हम सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करने वाले हैं माइथोलॉजिकल पीरियड के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करने वाले बर्मन डायनेस्टी के बारे में, जिस बर्मन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था पुष्य बर्मन ने, और उसके बाद ही हमें प्रॉपर एविडेंस मिलता है एंशिएंट आसाम हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। जो इलाहाबाद पिलर में है या इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें हमें पता चलता है बर्मन डायनेस्टी के बारे में। वो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन या एपिग्राफी था जिसके थ्रू हमें बर्मन डायनेस्टी के बारे में जानने को मिलता है, जो समुद्रगुप्त के कंटेम्पोरारी थे, मतलब बर्मन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे। ठीक है, पूरी तरीके से हम डीपली समझेंगे, थोड़ा भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो बर्मन डायनेस्टी का जो है डिक्लाइन होते हमारा सालस्तंबा डायनेस्टी का इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, सालस्तंबा ने सालस्तंबा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर करेंगे हम पाल डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि पाल डायनेस्टी हमारा एंशिएंट टाइम पीरियड, जो भी हमारा टाइम पीरियड है, उसके अंदर आने वाला सबसे लास्ट सेंट्रलाइज डायनेस्टी था। ठीक है, इसके बाद छोटे मोटे डायनेस्टी या छोटे मोटे किंगडम मतलब इस्टेब्लिश हुए थे, जिन्होंने अलग अलग पार्ट्स में शासन किया था। तो सबसे पहले हम बात करने वाला सोर्सेस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगर सोर्सेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें आता है कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हमें प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करता है कोई भी हिस्ट्री को जानने के लिए। जैसे कि यहाँ पर भी कई सारे एक्सकेवेशन हुआ था, है ना, एक्सकेवेशन के थ्रू हमें पता चला है हिस्ट्री के बारे में, या कुछ सेंचुरी के जो टाइम पीरियड के बारे में पता चला है, कुछ टाइम के कल्चरल हिस्ट्री के बारे में पता चला है, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी कैसा था उसके बारे में पता चला है, उस टाइम के लोग कैसे प्लेट्स हो गया, है ना, बर्तन यूज़ करते थे, उस टाइम में मंदिर या मूर्ति पूजा होता था कि नहीं था, वो सारी बातें हमें पता चलता है पूरी तरीके से डीपली। तो जैसे कि अंबारी में एक एक्सकवेशन हुआ था, जिसमें हमें पता चलता है 6th सेंचुरी के बारे में, और वो एक्सकवेशन हुआ था 1968 में। ठीक है, तो 1968 में हुआ था, आप लोग नोट करके रख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और वो एक्सकवेशन हुआ था 1968 में। ठीक है, 8 नहीं लिख रहा है। ठीक है, 1968 में हुआ था सबसे पहला। तो इसमें हमें पता चलता है 6th सेंचुरी के बारे में। 6th सेंचुरी के बारे में पता चलता है कि उस टाइम में लोग मतलब मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। ब्रिक्स का मतलब ईंट होता है, जो मिट्टी के बने हुए ईंट होते थे, उसका यूज़ किया जाता था मंदिर बनाने के लिए। ठीक है, वो सारे बातें पता चलते हैं। जैसे हमारे स्वालकुशी में हुआ था, तेजपुर में हुआ था, है ना, मंगलदोई में हुआ था। तो आसाम के बाहर या उस टाइम का जो कामरूप था उसके बाहर भी हुआ था, साउथ इंडिया में हुआ था आज की, या कश्मीर में हुआ था, उसमें हमें पता चलता है कामरूप के बारे में, या वहाँ पर हमें कामरूप की कुछ चीज़ें मिली हैं, या कामरूप में जो एक्सकवेशन हुआ है उसमें हमें पता चला है उन स्टेट्स के बारे में, है ना। तो वो सारे बातें हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू पता चलता है। उसके इस टॉपिक के ऊपर हम एक डीपली एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि पूरी तरीके से कि आसाम में या एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में जो भी हमारा एक्सकवेशन हुआ था उसके बारे में। ठीक है,
जो हमें प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड करता है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले एपिग्राफी के बारे में, एपिग्राफी इंस्क्रिप्शन के बारे में। एपिग्राफी सबसे पहला हमारा मिला था हमें इलाहाबाद पिलर, जिसमें हमें पता चलता है पुष्य बर्मन के बारे में, जो बर्मन डायनेस्टी का इस्टेब्लिश करता थे ना, जिन्होंने बर्मन डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था, उनके बारे में पता चलता है इलाहाबाद पिलर से, जिसमें हमें पता चलता है कि उस टाइम के कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में एंशियन आसाम के, ठीक है। और पता चलता है कि वो समुद्रगुप्त एक कंटेम्पोरारी एक किंग थे और उन्होंने बर्मन डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था, और वो सबसे पहला उद्धर किया गया एपिग्राफी या इंस्क्रिप्शन था, जो हमें इलाहाबाद पिलर के नाम से हम जानते थे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि वैदिक लिटरेचर हो गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, एसामिस क्रॉनिकल्स हो गया, उन सारे बातें हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। महाभारत के बारे में ना, एपिक हो गया, रामायण हो गया, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक आज मैंने आप लोगों के लिए उठाकर लेकर आया हूँ, जैसे कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन या लिटरेरी सोर्सेज, इनके बारे में मैं प्रॉपर वीडियो एक आप लोगों के लिए बनाकर ले आने वाला हुआ इसी चैनल में। तो आप लोग को विद इन दिस मंथ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सारी बातें मैं आप लोगों को पूरी तरीके से डीपली में समझाने वाला हूँ, एक एक करके वीडियो बनाने वाला हूँ। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर एक वीडियो बनेगा, एपिग्राफी के ऊपर एक वीडियो बनेगा और लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर एक वीडियो बनेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अभी हम बात करने वाले माइथोलॉजिकल पीरियड के बारे में, क्योंकि माइथोलॉजिकल पीरियड्स या माइथोलॉजिकल कुछ बुक्स है जो हमें प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करते हैं एंशियंट असम हिस्ट्री को जानने के लिए। असम वाज नोन एज प्रागज्योतिषपुर एंड कामरूप, मतलब जो प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में आसाम को प्रागज्योतिषपुर या कामरूप के नाम से, कामरूप के नाम से हम जानते थे, जो आज हम आसाम के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में प्रागज्योतिषपुर या कामरूप के नाम से हम जानते थे। महाभारत मेंशंस प्रागज्योतिषपुर एंड एंशिएंट नेम ऑफ फॉर आसाम एज द किंगडम ऑफ किंग भगदत्ता, ए प्रोमिनेंट एलाई ऑफ द कौरव्स इन द कुरुक्षेत्र वार, ठीक है। कुरुक्षेत्र के वार में जो भगदत्त ने, हमारे कामरूप से जो भगदत्त ने पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेशन था उनका, तो उसमें मेंशन है कि प्रागज्योतिषपुर के वो एक किंग थे या प्रागज्योतिषपुर के वो एक राजा थे, ठीक है। महाभारत में भी मिलता है। तो कालिका पुराण योगिनी तंत्र प्रोवाइड एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट असम। योगिनी तंत्र और कालिका पुराण हमें प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं एंशिएंट असम हिस्ट्री को जानने के लिए। तो ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालिका पुराण के या योगिनी तंत्र के ऊपर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुछ स्लाइड या पीपीटी बाद में आपके लिए बनाया हुआ है, जिसमें हम पूरी तरीके से इनके बारे में समझेंगे, ठीक है, कालिका पुराण और योगिनी तंत्र के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। अकॉर्डिंग टू योगिनी तंत्र, जैसे कि हमने योगिनी तंत्र के बारे में भी पढ़ा, यहाँ देखिए योगिनी तंत्र, अकॉर्डिंग टू योगिनी तंत्र कामरूप वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कामरूप को तब 4 भाग में भाग किया गया था, जैसे कि रत्नपीठ हो गया है ना, यहाँ पर देख सकते हो, रत्नपीठ हो गया, भद्रपीठ हो गया, सोमरपीठ हो गया और कामपीठ हो गया, ठीक है। इन 4 पार्ट्स में भाग किया गया था, और साथ साथ, और इन भाग को मतलब भाग किया गया था, दिस डिवीजन वर बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज, ठीक है। कल्चरल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के ऊपर बेस करके इनको भाग किया गया था तब। और हरगौरी संवाद के बारे में आपने ऑब्वियसली सुना होगा, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, देखिए, ठीक है। हरगौरी संवाद में हमें पता चलता है कि उस टाइम में भी आसाम को या उस टाइम के कामरूप को 4 पार्ट में भाग किया गया था, 4 पार्ट्स में भाग किया गया था, जो कि है रत्नपीठ, कामपीठ, स्वर्णपीठ एंड सोमरपीठ, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। 4 पार्ट्स में तब भी भाग किया गया था। और हरगौरी संवाद को किसने लिखा था, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये लिखा था, हरगौरी संवाद को लिखा था हेम सरस्वती ने लिखा था, और जो एक कोर्ट पोइट थे दुर्लभ नारायण के टाइम में, ठीक है। दुर्लभ नारायण के जो शासनकाल थे उसमें वो एक कोर्ट पोइट थे, मतलब राजकवि थे, जिन्होंने हेम सरस्वती ने हरगौरी संवाद को लिखा था। और इसमें उन्होंने मेंशन किया था कि उस टाइम में भी आसाम को या कामरूप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर रिलेट करके कि हरगौरी संवाद कौन से साल या कौन से कब लिखा गया था, वो सारे बातें आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो कमेंट में जाकर जिसको जिसको पता है आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इस हरगौरी संवाद को हेम सरस्वती ने कौन से टाइम पीरियड में लिखा था, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अर्ली ट्रेडिशनल रूलर के बारे में भी हम बात करने वाले। मैरंग दानव वॉज अर्लीस्ट नॉन किंग ऑफ असम, ठीक है। मैरंग दानव के बारे में क्वेश्चन आता रहता है हर एक एग्जाम में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, अगर आप लोग नोटिस करें तो। पर जो भी हो, जिसको पता है, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये बात। मैरंग दानव वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ असम, ठीक है। वो एक अर्लीस्ट किंग था, मतलब सबसे पहला किंग था।
ही वॉज नॉन आर्यन किंग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस टाइम में क्या होता था, क्रॉनिकल से होता था कि राजा के बाद उसके बेटे को शासन करना है, उसके बेटे को, ऐसे होता था। पर वो एक नॉन आर्यन किंग थे, मतलब आर्यन लोग ही मतलब शासक होते थे, पर वो एक नॉन आर्यन थे। वो चीफ ऑफ किराटा के चीफ थे, ठीक है। किरट जो प्रजा जो थे, किरट लोग थे, उन लोगों के वो शासक थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन या आप लोग हाईलाइट करके रख दिया है मैंने यहाँ पर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके सकते हो या तो आप लोग नोट करके रखो जल्दी से, ठीक है। मयूरंग दानव वाज सक्सेडेड बाय हट्टाकासुर, ठीक है। हट्टाकासुर, संबासुर, रत्नासुर एंड घटाकासुर, ये आप लोग के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर देखिए। उनके बाद हट्टाकासुर, संबासुर, रत्नासुर एंड घटाकासुर ने शासन किया था। और घटाकासुर जो लास्ट थे, मतलब मयूरंग दानव के जो यहाँ पर लिखा मेंशन है, घटाकासुर जो लास्ट नाम है, इस घटाकासुर को नरकासुर ने वध किया था, ठीक है। घटाकासुर वाज किल्ड बाय नरकासुर, और नरकासुर ने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया था। और नरकासुर ने क्या करना किया था, नरकासुर इरेक्टेड ए टेम्पल ऑफ कामाख्या ऑन द नीलाचल हिल, ठीक है। नीलाचल जो हिल है इसके ऊपर कामाख्या टेम्पल को इरेक्ट किया था नरकासुर ने। और नरकासुर के बारे में हमें महाभारत में भी मेंशन मिलता है कि महाभारत, अकॉर्डिंग टू महाभारत, लॉर्ड कृष्ण किल्ड हिम एंड प्लेसेस सन भगदत्ता ऑन द थ्रोन। ये थ्रोन का मतलब क्या है, कई सारे बच्चों ने मुझे पूछा था लास्ट वीडियो में। थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी या सिंहासन, ठीक है। महाभारत के हिसाब से लॉर्ड कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उनके बेटे जो भगदत्त थे उनको थ्रोन में बैठाया था। और भगदत्त ने पार्टिसिपेट किया था महाभारत के बारे में। मतलब यहीं से हमें पता चलता है कि कामरूप के बारे में या प्रागज्योतिषपुर के बारे में महाभारत में मेंशन है कि भगदत्त एक कामरूप या प्रागज्योतिषपुर के शासक थे या राजा थे। तो उन्होंने कौरव के तरफ से पार्टिसिपेट किया था महाभारत के जो कुरुक्षेत्र का जो वार था, ठीक है, उसमें किया था। क्योंकि भगदत्त की जो डॉटर थी भानुमति था, उसके साथ कौरव के जो चीफ थे दुर्योधन, उनके साथ शादी हुआ था, मतलब विवाहित थे वो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करने वाले बर्मन डायनेस्टी के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करने से हमें पता चलता है कि बर्मन डायनेस्टी के बाद ही हमें पता चलता है कि एंशिएंट असम हिस्ट्री का प्रॉपर टाइम पीरियड जो है स्टार्ट होता है। क्योंकि इससे के बाद ही हमें प्रॉपर एविडेंसेस मिलता है जिसके थ्रू कंसिडर किया गया है कि बर्मन डायनेस्टी के बाद एंशिएंट हिस्ट्री का शुरुआत हुआ है, ठीक है। इसके लेकर 13वीं सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को एंशिएंट असम हिस्ट्री के टाइम पीरियड में कंसिडर किया जाता है। और बर्मन डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था पुष्यवर्मन ने, जो हमें इलाहाबाद जो पिलर है उसमें मिलता है, ठीक है। क्योंकि पुष्यवर्मन जो कंटेम्पोरारी किंग थे समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो कंटेम्पोरारी किंग होने के कारण समुद्रगुप्त के जो टाइम पीरियड में इलाहाबाद पिलर लिखा गया था, तो उसमें हमें पुष्यवर्मन के बारे में या कामरूप और जो समुद्रगुप्त के बीच में जो ट्रेडिंग हुआ था, जो एलाइन था, है ना, उसके बारे में हमें पता चलता है, पूरी तरीके से पता चलता है। तो इलाहाबाद पिलर मेंशन पुष्यवर्मन वाज कंटेम्पोररी ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समकालीन थे पुष्यवर्मन, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। पुष्यवर्मन वाज सक्सेडेड बाय समुद्रवर्मन। पुष्यवर्मन के बाद समुद्रवर्मन ने कामरूप में शासन किया था, पर ज़्यादा दिन वो शासन कर नहीं पाए थे, तो उनके बाद ओरी के शासकों ने शासन किया था, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महेंद्रवर्मन वाज द फर्स्ट कामरूप किंग टू परफॉर्म अश्वमेध योजना। ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले अश्वमेध योजना किसने परफॉर्म किया था। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होने वाला है महेंद्रवर्मन ने किया था। आसाम से या बर्मन डायनेस्टी से या कोई भी आपको अगर पूछे तो इसका राइट आंसर होने वाला है महेंद्रवर्मन होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने किया था, तो इनके बाद और भी कई सारे शासकों ने किया था अलग अलग डायनेस्टी के टाइम में, ठीक है। और चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन सांग विजिटेड कामरूप ड्यूरिंग द रेन ऑफ भास्कर बर्मन इन द ईयर 642 से लेकर 643, ठीक है। एंड ही लेफ्ट ए वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ कामरूप सीयूकी। जैसे कि सीयूकी के बारे में आप लोगों ने ऑब्वियसली सुना होगा, क्योंकि आसाम हिस्ट्री पढ़ने से हमें पता चलता है सीयूकी के बारे में। सीयूकी हमें एंशियंट आसाम हिस्ट्री को जानने के लिए प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड करता है, और जिसको लिखा था चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग ने। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थांकन, जिसको बोला जाता है हिंदी में। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थांकन होता है, ठीक है। चाइनीज पिलग्रिम थे वो ह्यूएनसांग, और जिन्होंने कुमार भास्कर बर्मन के टाइम में वो आसाम या कामरूप में आए थे, और वो हर्षवर्धन के साम्राज्य से आए थे, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे। तो कुमार भास्कर बर्मन ने उनको इनवाइट किया था, तो इसीलिए वो 642 से लेकर 643 के अंदर कामरूप विजिट किया था। और उसी टाइम में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था सीयूकी के नाम से, तो जिससे हमें पता चलता है उस टाइम के कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक वैल्यूएबल आप एक तरीके से बोल सकते हो एविडेंसेस प्रोवाइड करता है, जो बर्मन डायनेस्टी के टाइम में कुमार भास्कर बर्मन के टाइम में जो पिलग्रिम आए थे।
तो अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो देखिए बर्मन डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर भास्कर बर्मन के बारे में एक स्लाइड बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि भास्कर बर्मन के टाइम को एक गोल्डन पीरियड माना जाता है बर्मन डायनेस्टी के या आसाम हिस्ट्री में। ठीक है, भास्कर बर्मन के टाइम में कई सारे पिलग्रिम आए थे आसाम में, या फॉरेन अकाउंट्स वगैरह लिखा गया था, है ना। तो वो सारे बातें हमें बर्मन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे भास्कर बर्मन, उनके बारे में जानने के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस देता है। तो जैसे कुमार भास्कर बर्मन बिलोंग टू द बर्मन डायनेस्टी विच रूल्ड कामरूप मॉडर्न डे असम फ्रॉम द 4th सेंचुरी 7th सेंचुरी। ठीक है, जो बर्मन डायनेस्टी है उसका इस्टेब्लिश करता थे पुष्य बर्मन, और उसके बाद कई सारे शासकों ने शासक किया, पर लास्ट के रूलर थे कुमार भास्कर बर्मन। उनका नाम भास्कर बर्मन था, पर उन्होंने अविवाहित थे इसीलिए उनका नाम क्या है कुमार लग गया है, तो इसीलिए कुमार भास्कर बर्मन भी उनको बोला जाता है। उन्होंने 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक उन्होंने शासन किया था। ऑलमोस्ट उन्होंने 300 ईयर यहाँ पर शासन किया था कामरूप में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है। भास्कर बर्मन वाज द लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ द बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी के सबसे लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर है वो। ठीक है, हैज रेन मार्क्ड ए गोल्डन पीरियड इन आसाम हिस्ट्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी आप लोगों को बताया है ना, उनके टाइम में कई सारे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सभी तरफ से मैं डेवलप हुआ था। ठीक है, तो और साथ ही कई सारे ट्रेवलर्स, जो फॉरेन ट्रेवलर्स होते थे, अकाउंट्स वगैरह होते थे, है ना, पिलग्रिम्स वगैरह असम में आए थे, यहाँ के बारे में जाना था उन्होंने, यहाँ के बारे में बाहर मतलब उन्होंने पब्लिश किया था कुछ कई सारे बुक्स, तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड कंसिडर किया जाता है। ही इज़ मेंशन इन द हर्षचरिता। देखिए हर्षचरिता किसने लिखा था? हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखा था। जो हर्षवर्धन जो नॉर्थ के किंग थे, नॉर्थ के जो शासक थे, उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखा था बाणभट्ट ने। जो राजकवि थे जो बाणभट्ट, हर्षवर्धन के साम्राज्य में उन्होंने राजा के ऊपर बेस करके एक हर्षचरिता नाम का एक बायोग्राफी लिखा था, जिसमें हमें भास्कर बर्मन के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि हर्षवर्धन और भास्कर बर्मन कॉन्टेम्पोररी किंग थे, या वो एक अच्छे दोस्त थे। ठीक है, उनके बीच में अलायंस था। तो हर्षचरिता से हमें जानने को मिलता है, ये आप लोग नोट करके रख लो। हर्षचरिता यहाँ पर एक आपको सेंटेंस मिलेगा, पर यहाँ पर आपको कई सारे आंसर मिलने वाला है। जैसे कि हर्षवर्धन बर्मन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे कुमार भास्कर बर्मन, उनके कॉन्टेम्पोररी किंग थे। ठीक है, और उनके बायोग्राफी लिखा था बाणभट्ट ने। ठीक है, उसका नाम था हर्षचरिता, और जिसमें हमें बर्मन डायनेस्टी के लास्ट रूलर कुमार भास्कर बर्मन के बारे में जानने को मिलता है, या कामरूप के बारे में जानने को मिलता है, या उस टाइम पीरियड के बारे में हमें जानने को मिलता है, कामरूप के बारे में या बर्मन डायनेस्टी के बारे में। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एविडेंसेस प्रोवाइड करता है, प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड करता है एंशिएंट आसाम हिस्ट्री जानने के लिए। और कुमार भास्कर बर्मन ने शासन किया था, जो लास्ट रूलर थे 594 से लेकर 650 AD तक। उसके बाद हमारा सालास्तंबा डायनेस्टी का इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, सालास्तंबा डायनेस्टी ने फिर 655 से लेकर 990 AD तक शासन किया था, और सालास्तंबा ने इसको इस्टेब्लिश किया था। मतलब राजा के नाम से हम इस डायनेस्टी को जानते हैं। सालास्तंबा था किंग का नाम, फर्स्ट किंग का नाम, तो उनके नाम से इस डायनेस्टी को जाना जाता है, सालास्तंबा डायनेस्टी। सालास्तंबा ने किया था 655 AD में। ठीक है, सालास्तंबा डायनेस्टी रूल्ड कामरूप मोर देन 300 ईयर्स। एक बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड के अंदर 20 राजाओं ने शासन किया था। इसका सबसे पहला राजा था सालास्तंबा, जिसने इस्टेब्लिश किया था, और इसका सबसे लास्ट राजा था त्याग सिंह था सालास्तंबा डायनेस्टी का सबसे लास्ट किंग। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब APSC में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि सालास्तंबा डायनेस्टी में कितना शासकों ने शासन किया था, और सबसे फास्ट रूलर कौन था, और लास्ट रूलर कौन था। कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपरली डीपली आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो त्याग सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सालास्तंबा डायनेस्टी, जिसने शासन किया था 970 से लेकर 990 AD के बीच में। ठीक है, त्याग सिंह डाइड चाइल्डलेस एंड हिज ऑफिशियल्स अपॉइंटेड ब्रह्मपाल एज देयर किंग। मतलब त्याग सिंह जो लास्ट रूलर थे सालास्तंबा डायनेस्टी के, वो चाइल्डलेस मर गए थे या वो चल बचे थे, तो उनके जो ऑफिसर्स थे या उनके जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ब्रह्मपाल को एज देयर किंग मतलब अपॉइंट किया था। ठीक है, और ब्रह्मपाल उस टाइम में एक बड़े एक पद में थे। तो पाल डायनेस्टी के उसके बाद पाल डायनेस्टी का इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, ब्रह्मपाल ने पाल डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था। ब्रह्मपाल वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी ऑफ कामरूप। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, और वो सबसे पहले, ये एक इम्पोर्टेंट है, देखिए इस यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ब्रह्मपाल वाज द फर्स्ट इलेक्टेड किंग ऑफ आसाम। ठीक है, वो फर्स्ट इलेक्टेड किंग थे, मतलब वो क्रॉनिकल्स नहीं गए थे। ठीक है, वो क्रॉनिकल्स नहीं थे, जैसे कि राजा के बाद दूसरे राजा हो गए, उनके सन हो गए, ऐसा नहीं था। वो मतलब फर्स्ट टाइम वो इलेक्टेड किंग थे ब्रह्मपाल। ये क्वेश्चन आता है, मतलब कई सारे एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है कि ये क्वेश्चन आया है कि सबसे पहला इलेक्टेड किंग कौन था,
तो इसमें राइट आंसर होने वाला है ब्रह्मपाल होने वाला है। ब्रह्मपाल पाल डायनेस्टी के इस्टेब्लिश करता भी है, ठीक है, और सबसे पहला इलेक्टेड किंग भी है। तो धर्मपाल था इसका लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर। ब्रह्मपाल के बाद 2 शासकों ने शासक किया, तो तीसरे चौथे नंबर पर आया धर्मपाल, जो लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर था बर्मन डायनेस्टी का। उसके बाद भी 2 शासकों ने शासक किया, पर उनके हमें प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिलता है, या वो उनके इसके बारे में हम लोग को जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उनसे आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला है हमें, ठीक है। धर्मपाल तक जानते हैं हम। तो धर्मपाल लास्ट रूलर थे, पाल डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे। उनके बाद भी कैसे रूलर थे हम बात करने वाले, और उनके पेट्रोनेज में कालिका पुराण का लिखा गया था, ठीक है। कालिका पुराण उनके पेट्रोनेज में लिखा गया था, उनके शासनकाल में लिखा गया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक एविडेंसेस प्रोवाइड करता है एंशिएंट आसाम हिस्ट्री को जानने के लिए। और जयपाल थे इसका लास्ट रूलर, पाल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे जयपाल। तो जयपाल को रामपाल, जो बंगाल के जो पाल डायनेस्टी, बंगाल में भी पाल डायनेस्टी था, तो उसके जो रूलर थे रामपाल, उन्होंने मतलब हरा कर अपने डायनेस्टी में उन्होंने शामिल किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे लास्ट एंशिएंट टाइम पीरियड का जो अंडर में जो डायनेस्टी आती है, जैसे कि बर्मन डायनेस्टी, सालस्तंभ डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी था सबसे लास्ट सेंट्रलाइज डायनेस्टी, तो जिसका पतन होते ही हमारा मेडिएवल आसाम हिस्ट्री के तरफ हम चलते। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पाल डायनेस्टी इन कामरूप 1200 सेंचुरी मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू मेडिएवल पीरियड इन आसाम हिस्ट्री। दिस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पावर एंड द रेज ऑफ रीजनल किंगडम्स इंक्लूडिंग द अहोम, चुतिया, कछारी एंड कौमाता किंगडम्स। जैसे कि सबसे लास्ट हमारा सेंट्रलाइज डायनेस्टी था पाल डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी का डिक्लाइन होते ही हमारे एंशिएंट पीरियड से मेडिएवल आसाम हिस्ट्री की तरफ हम चलते इसके कुछ साल बाद ही, क्योंकि उस टाइम में अहोम ने मतलब अपना डायनेस्टी या किंगडम स्टैब्लिश किया था, है ना, मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, और भी चुतिया, कछारी या कामता ने अलग अलग पार्ट में मतलब अपना शासन शुरू किया था। पर सबसे लास्ट पाल डायनेस्टी था जिसने मतलब सेंट्रलाइज शासन किया था। तो उसके बाद हम मेडिएवल के पीरियड में चले जाते हैं। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम जिसको कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा ने आज के इस वीडियो से कुछ सीखा है, वो बच्चे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को जो प्रिपरेशन करे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्पफुल हो, है ना। तो और भी कई सारे क्वेश्चन है आप लोगों का, तो रिलेटेड आसाम हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री, कोई भी अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, या तो आप टेलीग्राम में जाकर डायरेक्टली हम या हमारे टीम से आप लोग जुड़ सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही। जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम में जाकर हमारा चैनल के थ्रू आप लोग आज के क्लास का PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर जाकर आप लोग सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।